Hello, viewers. Our guest today is a name that resonates with talent and versatility and has carved a niche for himself in the Indian entertainment industry. With a career spanning several years, he has graced numerous shows, leaving an indelible marks on the hearts of viewers. His ability to effortlessly transition between diverse roles, be it a charming romantic lead or a compelling antagonist, is a testament to his exceptional talent. थोड़ी बातें मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ. Whether it's his expressive eyes, captivating smile, or magnetic screen presence, his charisma is undeniable. So let's welcome actor and numerologist धीरज मिगलानी जी. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? Action. नारायण नारायण. Namaskar, Ashish ji. Thank you very much for so kind words to welcome me, and I'm so overwhelmed. Thank you so much for inviting me to your channel. थैंक यू सर, Thank थैंक you. यू सर. हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है. सर जब मैं आपके कैप्टिवेटिंग स्माइल की बात कर रहा था तो मैं भी थोड़ा हंस पड़ा था. उसके पीछे रीजन ये है कि मुझे एक गीत याद आया, क्योंकि आपके कुछ फैंस ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं. तो वो गीत जी. की लाइनें ये हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. तो हम जब भी आपका रील्स देखते हैं, जब भी आपके फोटोग्राफ्स देखते हैं, यू ऑलवेज हैव ए ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस. तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट, क्या है इसके पीछे का राज. पहले तो जो आपने सॉन्ग मुझे डेडिकेट किया मेरे स्माइल के ऊपर कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. देखिए, गम तो हर किसी की लाइफ में होते हैं. छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में चलती रहती है. और आफ्टर बिकमिंग न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने ये चीज फील करी है कि आप जितना चीजों को पॉजिटिवली लोगे, जितना, देखिए, अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको, चाहे आप रो, तब भी आपको उनको झेलना है, या आप थोड़ा सा स्माइल करके उसको थोड़ा सा हल्का कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को. तो मेरा एक शुरू से वही फंडा है, और बाय गॉड्स ग्रेस ये स्माइल ऊपर वाले की देन है. तो कहते हैं ना कि जो चीज भगवान ने दी आप उसका भरपूर यूज करो, और मैं उसी को यूज करता हूँ. और कहीं ना कहीं इससे एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर भी आती है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. कोई भी प्रॉब्लम हो वो अ, ऊपर वाले से बड़ी नहीं है. तो समय है, समय सबका बीत जाता है. तो मेरे लिए, मैं इसीलिए, मेरे लिए ये एक मेरा वेपन है, मेरी स्माइल. कि सामने वाला अगर इफ समवन इज आपको नीचे खींचना चाह रहा है, तो आप उसको स्माइल कर दोगे तो शायद वो भी एक बार के लिए सोच में पड़ जाएगा कि अरे यार, मैं इसकी टांग खींच रहा हूँ, ही स्टिल स्माइलिंग. तो वो एक तो मेरे लिए मैं एक वेपन की तरह यूज ये करता हूँ अपनी शानदार स्माइल. जवाब है और इसको आपसे मैं भी यूज करूंगा. स्माइल को ही आपने वेपन बना जी लिया. जी क्या बात है सर. जी सर आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हर किसी के जिंदगी में टेंशन है, तनाव है, और इट इज ट्रू, पार्ट एंड पार्सल. जो समझ लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं. सर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, और कुछ इतना कि कई लोग गिव अप भी कर देते हैं. मैं किसी का जी नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे. तो मेरा क्वेश्चन जी. ये है कि सर हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. ये तो एक अलग प्रेशर है. बिल्कुल सर, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो प्रेशर है, ये मैं बताऊं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो छोटे एक्टर्स हैं उनके लिए प्रेशर है. जो बड़े एक्टर्स भी हैं, जो एक अपने टाइम पे एक बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, आज उनके लिए भी, क्योंकि हमारी ये जो लाइन है ना, ये बहुत कहते हैं ना, जिसके अंदर थैंकफुलनेस नहीं है. ठीक है, व्यूवर्स आज हमें देखते हैं, ठीक है, कल हमारे पास कोई शो नहीं होगा तो हमें भूल जाते हैं बड़ी इजीली. और हमारी लाइन का क्या है कि इसका कोई सर्वे सर्वा नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि एक शो कर लिया तो उसके बाद हमारी पेंशन लग जाएगी. यू नो, जब तक आपके पास काम है तब तक आपके पास पैसा है, और जब काम नहीं है तो उसी पैसे को जो आपने उस दौरान कमाया है शो के दौरान, आपको आगे चलाना है. और जैसे आपने बात की कि कुछ लोग होप छोड़ देते हैं, तो
बिल्कुल ऐसे बहुत से लोगों ने किया है अपने पिछले कुछ टाइम में। हमने देखा कोरोना के टाइम पे भी बहुत से लोगों का न्यूज आई कि उनके पास, देखिए अब क्या होता है ना कि जब हम एक्टर बनते हैं ना तो एक बहुत ड्रीम्स के साथ आते हैं कि हम मुंबई जाएंगे, जाते ही हम स्टार बन जाएंगे। ठीक है। अब कईयों के सपने पूरे हो जाते हैं, कईयों के नहीं होते। अब बेसिकली होता क्या है ना कि जब जो भी इंसान, जो भी बच्चे या थोड़े से बड़ी एज के जब एक इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो वो यही सोच के आते हैं कि अब हम एक्टर ही बनेंगे। तो मेरा मेरा कहना ये है उन लोगों के लिए कि अगर वो एक अपने साथ एक कहते हैं ना एक सपोर्ट सिस्टम लेके चले, एक अपने साथ एक दूसरा कुछ भी स्किल अपने हाथ में रखें कि अगर ये नहीं हो पाया तो हम ये कर लेंगे। और अक्सर यही होता है कि जब कोई एक्टर 5-6 साल या 10 साल बिता लेता है इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद अगर वो करना भी चाहे कोई दूसरा काम तो भी नहीं कर पाता। कि उसके पास एक तो रिकग्नाइजेशन है कि हाँ चलो भाई एज एन एक्टर इसने इस शो में काम किया, उस शो में काम किया। तो अब जैसे मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, इवन मैंने भी बीच में एक बार के लिए काफी टाइम, लंबे टाइम के लिए मेरे पास काम नहीं था, तो आई थॉट कि चलो यार मैं कुछ दूसरा करता हूँ। तो मैं जहां जहां पे भी गया ना वहां पे बोले कि आपने ये पिछले टाइम में इतना आपका गैप कैसे हो गया। क्योंकि क्योंकि इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने से पहले मैं जॉब करता था गुड़गांव में। ठीक है। उसके बाद अब बॉम्बे आके मैंने कुछ और काम किया ही नहीं, डायरेक्टली एक्टिंग का ही स्ट्रगल स्टार्ट कर दी, उसके बाद करते रहे। अभी कहीं पे भी अ, आज की डेट में भी अगर मैं कहीं जॉब मांगने जाऊंगा तो वो पूछेंगे आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, और पिछले इतने साल जो आपने काम नहीं किया, हम आपको किस बेस पे काम दे दें। तो ये चीजें होती हैं कि एक्टर चाहते हुए भी कोई दूसरा फील्ड नहीं अपना पाता, और बहुत से लोग सिर्फ इसी उसके अंदर की नहीं, अब मैं वापस जाऊंगा अपने, मतलब अपने गांव वापस, अपने शहर वापस जाऊंगा तो लोग वहां पे मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तुम तो एक्टर बनने गया था, क्या हुआ ऐसे वापस आ गया। तो वो इसी इसी हीन भावना के अंदर वो इस टाइप के स्टेप उठा लेते हैं। पर मैं बोलूंगा कि नहीं, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ बड़े बड़े यत्नों के बाद एक ये मनुष्य जन्म मिलता है, तो हमें इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जैसे भी हो अपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर इस फील्ड में नहीं हो पा रहा है तो कुछ ना कुछ अपना दूसरा सोर्स ढूंढिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। मैं इस मामले में लकी रहा कि मैं 2015 में मेरी मैरिज हुई और मुझे वर्किंग वाइफ मिली। तो कहीं ना कहीं कभी जहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउन हुआ तो शी वाज अर्निंग, और फिर जब, और फिर ऐसे दोनों पहिए चलते रहे। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरी वाइफ मेरी लाइफ में आई और उनके बाद चीजें बैलेंस हो गई। सर, आपकी रील्स को लेकर के आप अभी अपने बेटर हाफ की तारीफ भी कर रहे थे कि उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, और आप वाकई लकी हैं। जी। ये रोहतक से रेणु सचदेवा जी हैं, और सिमिलर क्वेश्चंस और सिमिलर कमेंट्स और भी लोगों के हैं, मैं एक नाम ही ले पा रहा हूं यहाँ पर। तो रेणु जी। सचदेवा जी लिखती हैं कि जब आप मिसेज मिगलानी के साथ जब आप रील्स बनाते हैं तो वो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैं अपनी बात जोड़ देता हूँ कि ये आपकी स्माइल घर में कितनी काम आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार रेणु सचदेवा जी। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, एक्चुअली मैंने जितनी भी मिसेस मिगलानी के साथ मतलब अपनी वाइफ के साथ रील्स बनाई हैं, वो ज्यादातर रील्स अगर जो देखेंगे आप उसके अंदर मेरी वाइफ का ही इनिशिएटिव था कि हम ये बनाते हैं, बिकॉज वो ही चूज करती थी कौन सी रील उसको अच्छी लग रही है, कौन सी बेटर और कौन सी में हम अच्छा कर सकते हैं। लाइक पंजाबी सॉन्ग्स पे डांस करना हो या वैसे दूसरी चीजें हो। तो और मैंने अब तक जितनी रील्स उसके साथ बनाई हैं तो मेरे जितने भी जानकार लोग थे उन्होंने उसी के एक्सप्रेशंस की तारीफ करी है कि तुम्हारी वाइफ तो यार तुमसे भी अच्छे एक्सप्रेशन देती है। मैं कहा हाँ, और मैंने उसको एक्टिंग सिखा दी है। और और ये रही बात मैं कहना चाहूंगा, ये आगे भी लिखती हैं कि जब आप बोलते हैं कि आप देख रहे हैं मिस्टर मिसेज एंड मिस्टर मिगलानी को, तो इन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है। इनको सुनना बहुत अच्छा लगता है जी।
देखिए वो चीजें तो हम दोनों के हिसाब से हम जो भी मतलब उस टाइम पे क्योंकि हम कभी प्लान करके मतलब कुछ ऐसा लिख के कुछ हम नहीं रखते थे, जो हम उस टाइम पे समझ में आया बोल दिया। और आई एम थैंकफुल टू रेणु जी कि उनको ये चीजें पसंद आई जो हमने करी। अभी उसी को हमने नंबर्स का ज्ञान चैनल बना दिया है। और और आपने पूछा था कि मेरी स्माइल घर पे कितना काम करती है, तो बिल्कुल काम नहीं करती। कहते हैं ना डॉक्टर और बीवी इनके आगे कुछ नहीं छिपता। तो अगर मैं स्माइल कर भी रहा हूँ तो वो पहचान जाते हैं कि ये फेक स्माइल है। तो जो फेक और ओरिजिनल में उसको फर्क पता है, तो वहां पे वो मेरी स्माइल काम नहीं करती। और आपको पता ही है, आप भी मैरिड हैं, तो बीवियों के सामने तो किसी का बस चलता नहीं है। बहुत खूब, आपने बहुत सच बोला। सर, आप लकी जी। हैं कि आपको फिल्मों में, टीवी में रोमांटिक रोल्स भी मिले हैं। जी। यहाँ कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बहुत जी। सारे एक्टर्स के साथ कुछ इमेज जुड़ जाता है, जैसे अमित जी के साथ शहनशाह, शाहरुख खान जी के साथ बादशाह, आपके साथ भी एक जी। वर्ड जुड़ा है, नारायण नारायण। तो जी। आप ये बताइए कि जब कोई आपके पास रोमांटिक सीन्स लेकर के आता है, रोमांटिक रोल्स लेकर के आता है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? आप हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं या नारायण नारायण कह के मना कर देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो संबोधन यूज किया तो मैं उसको एनेक्ट करके बता यूज करना चाहूंगा, नारायण नारायण। तो ये मेरे को बहुत पसंद है, ये नारायण नारायण करना। और क्योंकि विष्णु जी मेरे बहुत आराध्य हैं, मैं कृष्ण जी को बहुत मानता हूँ। और रही बात रोमांटिक, तो एज अ मतलब रोमांटिकली मैंने बहुत बहुत ज्यादा मेरे को रोल्स ऑफर हुए नहीं रोमांस करने जिसके अंदर रोमांस हो। और आफ्टर मैरिज तो मेरी वाइफ की तरफ से ये डायरेक्ट नो आ जाता है कि आपने कोई मतलब बहुत ज्यादा रोमांटिक वाला काम नहीं करना। बट फिर भी मेरे को अगर कुछ ऑफर होता है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट और ज्यादातर मुझे कॉमिक रोल्स ज्यादा मैंने करे हैं अपने करियर के अंदर। चाहे वो अन्नू की हो गई वाह भाई वाह हो, चाहे बेगूसराय हो, या ये रिश्ता क्या कहलाता हो, या और बाकी जितने भी सोशल सीरियल्स मैंने करे हैं, हम है ना, तो उन सब के अंदर मेरे मतलब कॉमिक में मैंने ज्यादा काम किया है। मैडम सर में जितने भी कैरेक्टर्स रहे, तो कॉमिक रोल्स मेरे लिए मैंने काफी अच्छे करे हैं। और रोमांस, हाँ, मूवीज जैसे वो आशिकी डॉट इन मूवी मैंने की थी, अजब प्रेम की गजब कहानी, तो उनके अंदर थोड़े बहुत थे, पर वो ऐसे ऑब्जेक्शनेबल नहीं थे कि हाँ जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाए कि आपने ये रोमांटिक रोल क्यों किया। सर, आपसे एक सीरियस भी कह सकते हैं और एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हर कोई जानना जी। चाहता है। जब आपके फैंस या हम जैसे साधारण लोग आपको देखते हैं फिल्मों में, टीवी में, तो एक बड़ा सिंपल जी। सा क्वेश्चन आता है, हर एक्टर से, एक्ट्रेसेस से ये लोग जानना चाहते हैं कि आप वहां तक पहुंचे कैसे, कब सोचा? कुड यू टेल अस अबाउट योर जर्नी इनटू एक्टिंग? ऐसा क्या था, कोई एक्टर था, कोई इंसिडेंट था, किसी ने बताया? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू दिस करियर? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे अपनी जर्नी बताने में बहुत अच्छा फील होता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे अपनी जर्नी से। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फैमिली में कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं था। इवन जब मैं बिल्कुल छोटा था, मतलब 7-8 साल का रहा हूँ, तब कोई मेरे मेरे फादर के कोई दूर के फ्रेंड्स थे। उन्होंने बताया कि उनके कोई जानकार हैं जो जिनकी जैकी श्रॉफ के साथ कुछ पहचान है, और वो आपको बच्चा आपका बहुत क्यूट है, तो हम इसको ले जाना चाहते हैं बॉम्बे। दैट टाइम मेरी मदर बहुत मेरे को लेके पॉजेसिव थी। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम इतने छोटे बच्चे को अकेला नहीं भेजेंगे, ये वो एंड मामला ठप हो गया और वो चीज खत्म हो गई। पर कहते हैं ना, बच्चे का दिमाग एक बार जो पकड़ लेता है वो फिर छोड़ता नहीं है। मेरे को वहां से एक चीज मेरे दिमाग में बैठ गई कि मुझे एक्टर ही बनना है। तो बड़ा जैसी स्कूलिंग हुई, फिर मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ। अब कॉलेज मैंने डिस्टेंस से कर रहा था, दिल्ली से।
उसी दौरान मुझे वहां पे पता चला कि मंडी मंडी हाउस दिल्ली में, जो जहाँ पे प्लेज वगैरह होते हैं, एक्टर्स प्रिपेयर होते हैं, तो वहां पे मेरे को एक एक्टिंग का पता चला कि मेरे को आप एक्टिंग वहां पे सीख सकते हो। तो मैंने अपने फादर को बोला कि पापा मैं तो अब ये करूंगा। कहते, तो उनको भी लगा कि चलो ठीक है, इसका शौक है, उन्होंने कोर्स करा दिया। अब कोर्स करा दिया, उसके बाद काम करने के लिए बॉम्बे तो क्योंकि आना पॉसिबल नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था कि, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। फिर मैंने कहा कि चलो, मैंने फिर अपना मन मार लिया कि नहीं, अब कोई सोर्स तो है नहीं, कैसे बॉम्बे जाऊंगा, क्या करूंगा। मैंने फिर जॉब करना शुरू कर दिया। मैं अपनी जॉब कर रहा था, और जॉब भी फिर मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी गुड़गांव में, तो उसमें मैंने जॉब ज्वाइन किया, जिसके बड़े बड़े क्लाइंट्स थे, कोका कोला और लेज। तो इनकी एड्स बनाते थे, तो मैंने इसलिए वहां पे ज्वाइन किया कि शायद इसके अंदर से ही मेरे को कोई रास्ता मिल जाए, तो मैं एड्स में चला जाऊं और फिर वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर लूंगा। पर वहां पे जाके पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता। सारी कास्टिंग होती है बॉम्बे में, वहाँ यहाँ पे सिर्फ उनकी मीटिंग्स होती थी, और यहाँ से उनकी बिजनेस का उनका प्लान बनता था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये भी हो गया। एंड सडनली घर पे कुछ इमरजेंसी थी, तो मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। और जॉब छोड़ने से जस्ट पहले मेरे मैंने ऐसे ही एक दिन न्यूज़पेपर में देखा कि कुछ ऑडिशंस चल रहे थे दिल्ली में, नोएडा में, एक रियलिटी शो के। तो मैंने उस रियलिटी शो के लिए ऑडिशन दे आया था, और उसके बाद मेरे घर में इमरजेंसी हुई, तो मैंने छोड़ दी। सडनली मुझे कॉल आ गया कि आप उस ऑडिशन के लिए सेलेक्ट हो गए। और उस ऑडिशन उस प्रोडक्शन हाउस ने हर जगह से, मतलब 10 लोग दिल्ली से उन्होंने ऑडिशन से लिए, 10 लोग पंजाब से लिए, ऐसे अलग अलग पार्ट से, इंडिया के अलग अलग पार्ट से उन्होंने 10-10 कंटेस्टेंट्स को लेके 100 कंटेस्टेंट्स उन्होंने बॉम्बे लेकर आए। तो वो 10 दिन उन्होंने हमें यहाँ पे रखा, शूट कराया, शूट करा के गए। वो एक स्टार वन चैनल अभी तब लॉन्च हुआ था, और ही मैन शो था, जिसको अपना ये शेखर सुमन जी होस्ट करते थे। और उस शो के अंदर हम 10 दिन जो यहाँ पे रह के गए, वो हमारे जितने भी आए थे, 100 लोग आए थे, उन सबके शेरों के, कहते हैं ना, खून चखा दिया उन्होंने। यहाँ का पानी चख गए। यहाँ से वापस गया मैं, जाके 6 महीने और मुश्किल से बिताए होंगे मैंने अपने सोनीपत, दिल्ली में। ठीक है। और वहां से फिर विद इन 6 मंथ्स, क्योंकि हम उस 10 दिन के दौरान हमारा फ्रेंड्स का सर्कल बन गया था काफी, तो हम फोन पे टच में रहते थे सारे। और फिर एक से मैंने कहा, यार मुझे अब ना वहाँ स्ट्रगल करने आना है। कहता हाँ आ जाना, मेरे पास जगह खाली है, फ्री है, मैं मेरे यहाँ रह लियो, पीजी। मैं कहा ठीक है। मैं वहां से इस तरीके से मैं मुंबई आया। मुंबई आया, उसके बाद आके स्ट्रगल स्टार्ट करी। तो जब आया था, तो मेरे पास मुश्किल से जॉब से मेरे 30-35 हजार मेरे इकट्ठे हुए थे। और मैं ऐसे चौड़े में आया था कि अरे 30-35 हजार तो बहुत है। यहाँ आके पता चला कि एक ही महीने के अंदर सब खत्म। क्योंकि उसके उस टाइम पे पोर्टफोलियोज भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। जैसे आज की तरह नहीं है कि आज जैसे हम ऑनलाइन फोटोज भेज देते हैं किसी को भी, आजकल व्हाट्सएप कर दी या मेल कर दी है। उस टाइम पे प्रॉपर एक 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 प्रोडक्शन हाउस में जाके हम अपनी 2-2 4-4 फोटोज देकर आते थे कि ये मेरा ये लुक है, ये लुक है। और कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता था उस टाइम पे। ठीक है। तो यहाँ पे आते फिर बॉडी बनानी है, जिम जाना है, ये करना है, वो करना है। इस सब के अंदर वो 30-35 हजार कहाँ घुस गए, कुछ नहीं पता। फिर मैंने अपने पापा को फोन किया, पापा पैसे खत्म हो गए। कहते अच्छा भिजवाता हूँ। तो फिर मेरी सांस आई, चलो अब तो पापा था, क्योंकि जिस टाइम मैं आ रहा था उस टाइम पे उन्होंने बिल्कुल ऐसे हो गए थे, नाराज हो गए थे, मम्मी भी पापा भी, कि नहीं। पर पापा को फिर यही लगा कि चलो यार 2-3 महीने के लिए जा रहा है, अपना शौक पूरा करेगा, आ जाएगा। एंड फिर धीरे धीरे मुझे यहाँ पे 1 डे 2 डे मिलने शुरू हुए। मैंने उसी से अपना खर्चा निकालना शुरू किया धीरे धीरे। और फिर 2 साल की एक लंबी स्ट्रगल मेरी रही। और 2 साल की स्ट्रगल के बाद मुझे अपना एक रेगुलर शो मिला, अनु की हो गई वाह भाई वाह। और वो उस शो की जो मुझे मिला भी था, उसकी टाइमिंग इतनी मतलब
ड्रामेटिक थी, मैं आपको बता नहीं सकता। इधर उसी साल में मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ठीक है, उसी साल में मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। मैं अभी ये खबर सुन के अपने होम टाउन से वापिस आया ही था बॉम्बे, और मैंने सोचा था कि अब कुछ काम तो मिल नहीं रहा अच्छा, तो जाके चलो मैं अपने पापा के साथ टाइम बिताता हूँ। एंड और ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने अपनी टिकट करा ली थी, अपना सारी पैकिंग कर ली थी। सडनली मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया कि धीरज जी, आपका ना एक ऑडिशन के लिए फाइनल हो गया है, आप आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। इधर से ये, और एक और आशिकी डॉट इन जो मूवी आप बता रहे हैं, उस मूवी के लिए भी मैं फाइनल हो गया। मैंने कहा ये अचानक से क्या हुआ? तब मेरे को ऐसा लगा कि भगवान जब चाहता है ना, तो आप चाहे आप अपने प्लान्स कुछ भी बनाओ, बट वो जो ऊपर वाला बैठा है, वो उसके प्लान्स जब काम में आते हैं ना, फिर सब धरा का धरा रह जाता है। फिर मैंने अपने फादर से भी बात करी, अपने भाई से बात करी, तो बोले कि हाँ ठीक है भाई, अब इतने साल 2 साल तूने लगा चुका है, अब अगर तेरे को कुछ काम आ रहा है तो कर ले, हम तो देख ही रहे हैं, क्योंकि फैमिली तो पूरी यहाँ पे थी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर वहां से मेरा वो जर्नी, एक दोबारा से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2 साल के बाद। एंड फिर ये चलती रही, धीरे 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 धीरे, कभी एक चला गया, फिर दूसरा काम आ गया, फिर तीसरा काम आ गया। और फिर उसके बाद मेरे फादर मुझे बड़े प्यार से, मतलब प्यार से क्या, मतलब जैसे मेरी थोड़ी सी आदत थी अपने मतलब मैं किसी चीज को ना, गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो अब जैसे फादर मेरे अगर कोई चीज मुझे बोल दें ऐसी जो मेरे को मंजूर नहीं है, तो मैं उसको बोल देता था। मम्मी को बोल दिया तो मुझे प्यार से नारद जी बोलते, कहते ये हमारे घर का नारद है। और सडनली मेरे फादर जब एक्सपायर हुए, उसके जस्ट 2-3 महीने बाद ही मुझे नारद जी का रोल मिला, फर्स्ट। एंड आई वाज लुकिंग लाइक दिस, कि आपने ऊपर से जाके सारी सेटिंग बिठा दी, कि जो आप बोलते थे वो आज मेरे साथ वही रोल मुझे ऑफर हुआ। एंड और उसी रोल की वजह से आशीष जी मैं बताऊं, कई साल, 2-3 साल में मैंने कम से कम 5 से 6 बार नारद जी का रोल प्ले किया, अलग अलग शोज के अंदर, अलग अलग स्टोरीज के अंदर। और एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि इंडस्ट्री में कोई भी माइथोलॉजिकल शो बनता था, नारद जी के लिए पहला कॉल मेरे पास आता था। तो ये मैं उन्हीं की कृपा मानता हूँ कि हाँ, ऊपर वाले और मेरे फादर जो ऊपर गए, उन्होंने जाके इस चीज, ब्लेसिंग्स कहते हैं जिसको, कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी, और मैं उसके बाद काम कर पाया। सर, पब्लिक ने आपको एक्टिंग करते हुए देखा और क्रिकेट खेलते हुए भी देखा, और अब आप जी न्यूमेरोलॉजिस्ट के रोल में हैं। तो ये जो जी। आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हो चुका है, वो तो आप ही बताएंगे, मगर इसमें से क्या आपके हार्ट के क्लोज है, क्लोज टू योर हार्ट? मेरा एक बहुत पर्टिकुलर सिद्धांत है कि मैं जिस टाइम जो कर रहा हूँ वो मेरे दिल के पास है। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मुझसे अलग हो। एक्टिंग है, एक्टिंग मेरे हमेशा से दिल के पास रही है। क्रिकेट क्रिकेट मेरे लिए बहुत एक स्ट्रेस रिलीविंग, अगर कोई चीज बोले, स्ट्रेस रिलीविंग बोलो, और साथ में ही फिटनेस के लिए भी मेरे को क्रिकेट से बेस्ट कुछ नहीं लगता। ठीक है। और रही बात न्यूमरोलॉजी, तो ये एक मैं अगेन यही बात बोलूंगा कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है, कि उसने मुझे ये चीज, और ये मेरी मदर अभी 22 में एक्सपायर हुई, तो उसके बाद 23 के अंदर मेरे को ये चीज मिली। तो जैसे मैं नारद जी के लिए अपने फादर को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने जाके कुछ किया, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मेरी मदर हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास एक एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हो। तो वो ये उनकी ब्लेसिंग मैं मानता हूँ कि उन्होंने इस चीज में मुझे हेल्प की, जाने के बाद, कि मैं एक एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम से पैसा कमा सकूं, अगर मेरे पास एक्टिंग का काम नहीं आ रहा है। तो तीनों ही चीजें मेरे लिए, मैं किसी एक को चुन नहीं सकता आज की डेट में, क्योंकि तीनों ही चीजें मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, मेरे को बहुत मेरे दिल के करीब है। ने जैसा कि बताया कि काम नहीं मिलने की बात कही और ओपनली कही, ऑनेस्टली कहा। हमने पहले भी जब कुछ वेटरन आर्टिस्ट्स का जब इंटरव्यू किया,
तो उनमें से कईयों ने कास्टिंग डायरेक्टर्स को इसके लिए ब्लेम किया। उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको कास्टिंग डायरेक्टर के कारण काम नहीं मिल पाता। ओपनली बोला, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जी बोला है, हमारे चैनल पर उनका स्टेटमेंट भी है। तो आपको जी। क्या लगता है, क्या इसमें वाकई सच्चाई है? आप इसे कैसे देखते हैं? कि मैं डायरेक्टली कास्टिंग डायरेक्टर्स को ब्लेम कर देना इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि देखिए वो भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, कास्टिंग डायरेक्टर्स, हाँ ठीक है, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने कट के चक्कर में जो मतलब जो उनका कट रहता है वो सब नहीं रखते हैं। बहुत कुछ कम, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो कट पे काम करते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि जो उस काम का उस काम के लिए योग्य था, उसको काम ना मिलके किसी अयोग्य को मिल गया हो जिसने उसको कट देने की बात कर दी हो, क्योंकि कई एक्टर्स रेडी नहीं होते कि हम कट नहीं देंगे। ठीक है, तो एक आधे कुछ केसेस में ये माना जा सकता है, बट अदरवाइज कास्टिंग डायरेक्टर्स सर, के ये साथ इसलिए भी मैंने कर रहा हूँ क्योंकि हमने आपके जी आने से पहले एक कमिंग अप रन किया था, और जिस तरीके से हमारे पास रिस्पॉन्स आए हैं, बहुत सारे लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल में देखना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि काम नहीं मिला। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? रिस्पॉन्सिबल आज की डेट में अगर मैं ये बोलूं कि आज की डेट में ना प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं, बहुत नए प्रोडक्शन हाउसेज आ गए हैं। जो जिस टाइम पे हमने स्ट्रगल, मेरी एज के या मेरे साथ के लॉट के लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे सारे मंझे हुए प्रोडक्शन हाउसेज थे जो सालों से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स और ये सब। और इस क्योंकि मेरे को अगर मैं मोटा मोटा मानूं तो मेरे को 19 से 20 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर। 2006 से मैंने स्टार्ट किया था, और आप देखिए कि आज 2024 आ गए। ठीक है, तो अब इस 18-19 सालों के अंदर प्रोडक्शन हाउसेज भी चेंज हुए, और बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर्स भी अब पूरे कंप्लीटली चेंज हो गए। तो अब कास्टिंग डायरेक्टर्स किस पे काम करते हैं? अपने डाटा पे काम करते हैं। अब जितने पुराने कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो अपना डाटा साथ में लेके चले जाते हैं। प्रोडक्शन हाउस नए आ गए, कास्टिंग डायरेक्टर्स नए आ गए, और आजकल प्रोड्यूसर्स भी जो है ना, और कुछ चैनल से भी बजट कम हो गया, और प्रोड्यूसर क्या चाहते हैं, वो भी कहते हैं कि हमें सस्ते सस्ते एक्टर्स मिल जाएं। ठीक है, अब जो भी नए बच्चे आते हैं या नए फेसेस आते हैं, वो कहते हैं कि हमें आप मिनिमम में काम करा लो, हमें तो एक बार स्क्रीन पे आना है। उनका उनका मेन मोटिव ये होता है। अब हम पुराने लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि यार, जो हमने इतने साल मेहनत की है, उसका आज हमें एक अच्छा प्राइस तो मिले। आज हमें एक, है ना, तो वो चीज प्रोड्यूसर नहीं देना चाहता। प्रोड्यूसर्स कई बार उसमें पीछे हट जाते हैं। तो इसके अंदर कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऊपर बम फोड़ देना इज नॉट राइट थिंग, मेरे हिसाब से। कास्टिंग डायरेक्टर अपना काम करते हैं, उनको वो अच्छे टैलेंट को ढूंढ के लेकर आते हैं। जहाँ मेरे मैं कितनी जगह पे मैं मेरा कितनी जगह पे मेरा ऑडिशन होता है, वो आगे तक जाता है, बट फिर सडनली या तो प्रोड्यूसर का कोई बंदा आ जाता है या कोई दूसरा उस रोल में आ। अब इतने चैनल्स हो गए हैं, आप देखोगे। अब कहना नहीं चाहिए, बहुत से मेरे खुद की फैमिली के लोग कहते कैसे कैसे चेहरों के लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं टीवी के ऊपर, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा काम? अब इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि क्योंकि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मैं जाके, मेरे को जहां पता चलता है यहाँ ऑडिशंस है या नया शो आ रहा है, मैं अपनी बात मैं जाके ऑडिशन दे देता हूँ। अब उसके बाद कहाँ पे बात अटकती है, गॉड नोज। आपकी फ्रेटर्निटी के लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं और आपको सुनेंगे, जी और शायद अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि क्या इसके पीछे रीजन है, और ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है धीरज मिगलानी जी को। सर, अब जी आपके फैंस जो हैं न्यूमेरोलॉजी को भी जी वो एडॉप्ट करेंगे। तो आप ये जी। बताइए, आपसे आखिरी सवाल है कि न्यूमेरोलॉजी कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है या अफेक्ट करता है? सर, न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो बहुत ही लॉजिकल है।
ठीक है, जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में मैंने भी अब तक बचपन से लेके आज तक हमने एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया है। पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम ना कहीं फंस जाते हैं कि, मतलब जो पंडित जी कह रहे हैं उन्हीं को मानना पड़ेगा कि राहु इस घर में बैठा है, शनि इस घर में बैठा है, सूर्य इस घर में बैठा है। उसका कोई हमारे पास प्रमाणिकता नहीं है। ठीक है। बट यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के अंदर जब हम 1 से 9 नंबर्स की बात करते हैं, तो अब जैसे अगर मैं आपकी डेट ही पूछूं कि आपकी डेट क्या है, ठीक है, तो आपकी जो भी डेट निकलेगी उसका टोटल जो भी आएगा, उससे मैं आपकी पर्सनैलिटी बता सकता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी मतलब 80-90% आपकी मैं पर्सनैलिटी यहीं पे बिना आपको जाने, आपको बिना आपके बारे में रिसर्च किए मैं आपको बता दूंगा कि आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की होगी। डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डेट ही अगर आप बताओगे, उसी से आपकी पर्सनैलिटी मैं बता दूंगा। ठीक है। तो ये हमारी जो न्यूमरोलॉजी है उसके अंदर आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉम्बिनेशन। एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेके इंसान अगर पैदा होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से कॉम्बिनेशन बनता है, डेट से आपका मूलांक बनता है। और अगर आपकी डेट को हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, मंथ, डेट, मंथ प्लस ईयर, अगर तीनों को टोटल करेंगे उससे आपका भाग्यांक बनता है। अब भाग्यांक का काम क्या होता है कि आप फ्यूचर में क्या करने आए हैं, आपने ये जो जन्म लिया है वो किस लिए किया, आपको किस टाइप का प्रोफेशन करना चाहिए, किस टाइप के प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो मूलांक और भाग्यांक आपका अच्छा है। फिर अब कई लोग ऐसे आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका जो कॉम्बिनेशन है मूलांक भाग्यांक का वो बहुत अच्छा है, तो फिर भी वो अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे। तो वहां पे काम आता है आपका नेम की वाइब्रेशन, जिसके लिए अगर आपने आज की डेट में देखा होगा, बहुत से बॉलीवुड और टीवी के एक्टर्स भी अपने नेम में चेंजेस करते हैं। ठीक है। नेम वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम की वाइब्रेशन आपके जो कॉम्बिनेशन निकल के आया उसके उससे मेल खानी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज आती है मोबाइल। मोबाइल नंबर आपका आपके कॉम्बिनेशन के साथ मैच करना चाहिए। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली, ठीक है, आपकी लाइफ में आप देखोगे, आप खुद ये फील करोगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस खुद से आएंगे। जो कि मैंने पिछले साल से, क्योंकि मैंने पिछले साल से 2023 में मैंने ये चीज शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद से मैं बहुत से लोगों की लाइफ में चेंज देखा है मैंने। छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, घरेलू रेमेडीज होती हैं, आप उनको कीजिए और उनसे आप अपनी लाइफ को खुद से कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू पता चलता है। बहुत खूब। हाय गाइस, दिस इज श्याम हियर। मैंने अभी धीरज से न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्टेशन ली एंड मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई कि मुझे उस बारे में पता ही नहीं था। एंड ट्रस्ट मी, ही वॉज ऑलमोस्ट 90 to 95% ही वॉज देयर। बड़े सही से उसने विश्लेषण किया हर बात का, और कुछ रेमेडीज़ भी बताई, और बड़ा अच्छा रहा सेशन। सो मैं चाहता हूँ कि ऑब्वियसली यू कैन कंसल्ट हिम। अगर आपको आई मीन कोई भी प्रॉब्लम हो ना हो, नॉट फॉर द प्रॉब्लम बट जनरली ऑल्सो यू कैन कंसल्ट हिम। इज़ गुड, आई मीन इज़ गुड इन न्यूमरोलॉजी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम उर्मिला शर्मा है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से मेरे कुछ काम होते होते रुक जाते थे। हाथ में आया हुआ काम चला जाता था। कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैं धीरज मिंगलानी, जो एक्टर है, उनसे मैंने डिस्कस किया। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो न्यूरोलॉजिस्ट है। मुझे तो पता ही नहीं था। तब उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी, कुछ उपाय करने को कहा, और मुझे तो विश्वास था नहीं। मैंने कहा चलो, दोस्त है, बता रहा है तो कर लेते हैं। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके बताए हुए उपाय करने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी हेल्थ प्रॉब्लम भी ख़त्म हुई और काम में जो रोड़े अटक रहे थे वो भी ठीक हो गए। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है
आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप धीरज मिगलानी से कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। तो हम देख सकते हैं कि धीरज मिगलानी जी के बैकग्राउंड में एक ग्लोब है, दुनिया है, अर्थ का वुडन मॉडल है। तो आप दुनिया में कहीं भी हो और न्यूमेरोलॉजी से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप उनसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड व्यूवर्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वी वुड लव टू हियर योर थॉट्स ऑन आवर कन्वर्सेशन, स्पेशली विद धीरज मिगलानी जी, एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स हाउ यू लाइक्ड इट एंड विच रोल्स, ये मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, which roles you would like to see him in the future। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। और आपने जिस सरलता से क्वेश्चंस किए, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत कम 3-4 बार मैंने इंटरव्यूज करे हैं, पर इतनी जिस सहजता के साथ आपने एक एक क्वेश्चन को पूछा, एक एक क्वेरी को आपने रिजॉल्व किया, इट वाज कमेंडेबल। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जिस तरीके से मेरी एक एक स्टोरी को इतना तवज्जो दी, दैट इज रियली थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू।